नमस्कार बच्चों। पिछले विषय में आपने सीखा है कि सजीव कुछ जीवन प्रक्रमों को क्रियान्वित करते हैं। भोजन सभी शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन केवल तब यह श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से टूट जाता है। श्वसन शब्द लैटिन शब्द रेस्पिर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांस लेना। श्वसन हवा के अंदर जाने से लेकर कोशिकाओं में ऑक्सीजन के उपयोग तक की पूरी प्रक्रिया श्रृंखला को संदर्भित करता है। मैं बिंदु हूँ। आइए कक्षा 10वीं जीव विज्ञान की पाठ जीवन प्रक्रियाओं से श्वसन विषय के बारे में जानते हैं। गैसों की खोज लैवियोसर और प्रीस्टली ने की थी। उन्होंने गैसों के गुणों, उनके आदान प्रदान और श्वसन पर काम किया। पहले के पाठ में प्रीस्टली के प्रयोगों को याद करें। लैवियोसर ने गैसों के गुणों को समझाने के लिए कई प्रयोग भी किए। आपने प्रारंभिक प्रयोगों में लैवियोसर ने देखा कि गर्त में जल के ऊपर रखे घंटी जार में चूर्ण चकयुक्त को गर्म करने पर मुक्त गैस स्थिर वायु की तरह होता है। उन दिनों में कार्बन डाइऑक्साइड को निश्चित हवा या चौकयुक्त अम्ल गैस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने देखा कि श्वसन योग्य हवा या ऑक्सीजन फेफड़ों में चौकयुक्त अम्ल हवा में बदल जाती है। गैसों का आदान प्रदान होता है और श्वसन योग्य हवा अवशेषित हो रही है और फेफड़ों से चौकयुक्त अम्ल हवा की समान मात्रा दी जा रही है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। सांस लेना या श्वसन। मनुष्यों में श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रक्रिया। गैसीय आदान प्रदान। मुख्य शब्द। सांस लेना, सांस छोड़ना। विसरण, श्वासनली, श्वासनी। श्वासनिकाएं। फेफड़ों की छोटी थैलियां। उदार पर्दा। आइए इस प्रवाह चार्ट में मानव श्वसन में सम्मिलित घटनाओं का अध्ययन करें। श्वसन कई जैव, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आपको
याद होगा कि जटिल कार्बोहाइड्रेट पाचन प्रक्रिया में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हैं। ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचने पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। सांस लेना। जानिए इस प्रयोग के बारे में। चूने का पानी उतनी ही तेजी से दूधिया सफेद हो गया जितनी तेजी से हम इसमें सांस छोड़ते हैं। यह तब नहीं देखा गया जब सामान्य वायु को चूने के पानी में पिचकारी की मदद से पारित किया गया था। सांस लेना श्वसन प्रणाली द्वारा होता है। श्वसन प्रणाली में वे मार्ग शामिल होते हैं जो हवा को फेफड़ों और उनमें मौजूद सूक्ष्म वायु थैलियों तक पहुंचाते हैं, जिन्हें वायु कोशिका कहा जाता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कोशिका और रक्त वाहिकाओं के बीच होता है और इसके विपरीत श्वसन प्रणाली में नाक, ग्रासनी, श्वासनली, श्वासीन और फेफड़े होते हैं। फेफड़ों में श्वासनिकाएं और वायु कोशिका शामिल है। आइए श्वसन तंत्र, इसकी संरचना और कार्य को विस्तार से जानते हैं। 1. नथुने। हवा आम तौर पर नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। 2. नाक गुहा। यहाँ हवा को छाना जाता है। नाक गुहा के अस्तर की नम सतह बाल होते हैं और हवा में गंदगी के कुछ छोटे कणों को हटाते हैं। सांस की हवा का तापमान शरीर के तापमान के करीब लाया जाता है और यह पहले की तुलना में अधिक आर्द्र होने के लिए जल वाष्प लेती है। 3. ग्रसनी। ग्रसनी में हवा का गर्म और आर्द्र होना पाचन और श्वसन प्रणाली का एक सामान्य मार्ग है। उपकंठ मांसपेशियों के वाल्व की तरह एक फ्लैप है जो अपने संबंधित मार्ग की ओर भेजने और हवा की गति को नियंत्रित करता है। 4. स्वर यंत्र। इस कड़े बॉक्स में हमारा मुखर तार होता है। जब हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है और स्वर यंत्रों पर गुजरती है तो यह उन्हें कंपन करने का कारण बनती है। यह हमारे भाषण, वाणी, गति आदि के आधार पर ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। श्वासनली। सांस की नली या श्वास प्रणाली वक्ष में विभाजित होता है। सांस की नली हवा को फेफड़ों में पहुंचाता है। श्वास नली में सी आकार के नरम हड्डी का वलय होता है जो इसे ढहने से रोकता है। 6.
श्वासनी। श्वास नली को दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है जिन्हें श्वासनी कहा जाता है। एक श्वासनी बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है जबकि दूसरी श्वासनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। 7. श्वास नालिका। इन श्वास नली को आगे श्वास नालिका में विभाजित किया जाता है। 8. एल्वियोलस। श्वास नालिका अंतः फेफड़ों में दांत का खुदरा नामक बहुत छोटे और कई वायुथैलिका में समाप्त होते हैं। गैसीय विनिमय यहाँ होता है क्योंकि रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन अवशोषित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। 9. रक्त। यह शरीर की प्रत्येक कोशिका से ऑक्सीजन को ले जाता है और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करता है। उपकंठ और हवा का मार्ग। उपकंठ वाल्व की तरह एक फ्लैप है जो फेफड़ों में भोजन के प्रवेश को रोकता है। यह वाल्व आंशिक रूप से बंद हो जाता है जब हम भोजन निगलते हैं और इसे पेट में पास करते हैं और इसे श्वासनली या सांस की नली से बाहर रखते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस अधिक व्यापक रूप से खुलता है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करता है। उपकंठ और भोजन और हवा के पारित होने के कार्य को निर्देशित करने में तंत्रिका विनियमन महत्वपूर्ण है। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होने वाले सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा की गति छाती की दीवार की मांसपेशियों और एक अन्य लचीले चपटी मांसपेशी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसे मध्य छद कहा जाता है। छाती की दीवार पसलियों, मांसपेशियों और त्वचा से बनी होती है। पसलियां रीढ़ की हड्डी के कोण पर जुड़ती होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो छाती का दीवार ऊपर की ओर बढ़ती है और छाती गुहा की मात्रा में वृद्धि करती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो मध्य छद शिथिल हो जाता है और एक गुंबद के आकार में होता है जिसका उत्तल पक्ष छाती गुहा में फैला होता है। सांस लेने के दौरान मध्य छद सिकुड़ता है और सपाट हो जाता है और नीचे की ओर बढ़ता है। नतीजतन छाती गुहा की मात्रा बढ़ जाती है। इससे इसका आंतरिक दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा प्रेरणा या सांस लेने के दौरान फेफड़ों में घुस जाता है। फिर छाती की दीवार नीचे की ओर बढ़ती है और मध्य छद को आराम देते हुए अंदर की ओर बढ़ता है और इसका गुंबद का आकार ग्रहण करता है। इस परिवर्तनों से फेफड़ों पर दबाव पड़ते हैं।
फेफड़े के लोचदार ऊतक सिकुड़ते हैं और सांस छोड़ने में नाक के माध्यम से बाहरी वातावरण में हवा को निचोड़ते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। गैसीय विनिमय फेफड़ों के भीतर दांत का खोदरा से रक्त कोशिकाओं में और इसके विपरीत विसरणों द्वारा होता है। फेफड़ों में कई दांत का खुरदरा एक कोशिका मोटी होती है और कोशिकाओं से घिरी होती है। हीमोग्लोबिन वाला रक्त गहरे लाल रंग का होता है और इन कोशिकाओं के माध्यम से हृदय से बहता है। यह दांत का खोदरा से ऑक्सीजन एकत्र करता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से दांत का खोदरा में निकल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बंधी ऑक्सीजन हृदय में वापस आ जाती है और शरीर के सभी हिस्सों में पंप किया जाता है। मनुष्य की कुल फेफड़ियों की क्षमता लगभग 5,800 मिलीलीटर होती है। आमतौर पर आराम करने पर हम लगभग 500 मिलीलीटर हवा में सांस अंदर या बाहर लेते हैं। पूर्ण सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में 120 मिलीलीटर हवा रहती है। तंबाकू का सीधा या तंबाकू के किसी भी उत्पाद का उपयोग जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि उपयोग करना हानिकारक होता है। तंबाकू का उपयोग सबसे अधिक जीभ, फेफड़े, हृदय और यकृत को प्रभावित करता है। गुटखा के रूप में तंबाकू चबाने के कारण भारत में मुंह के कैंसर की एक उच्च घटना है। क्या आप जानते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौतों के सामान्य कारणों में से एक है। श्वसन पथ के ऊपरी हिस्से में छोटे बाल जैसी संरचनाएं से युक्त होती हैं, जिन्हें पापनिया कहा जाता है। यह पापनिया सांस की हवा से कीटाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को निकालने में मदद करते हैं। धूम्रपान इन बालों को नष्ट कर देते हैं, जिससे कीटाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायनें फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे संक्रमण और यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर का कारण बनते हैं। याद रखने योग्य बातें। श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली में वे मार्ग शामिल हैं जो फेफड़ों में हवा का परिवहन करते हैं। श्वसन शब्द कोशिकाओं में ऑक्सीजन के उपयोग के लिए हवा के सांस लेने से प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला को संदर्भित करती है। हवा नाक से नाक गुहा तक ग्रासिनी स्वर यांत्रिका, श्वासनली और श्वासनालियों ब्रोंचियोलिस से दांत का खोदरा और रक्त तक जाती है और उसी मार्ग से वापस आती है।
फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान छोटे वायु थैलियों में होता है, जिन्हें दांत का खोदरा कहा जाता है, जो कि फेफड़ों में होते हैं। दांत का खोदरा कोशिकाओं के संपर्क में होते हैं। मध्य छद एक मांसपेशीय ऊतक है जो छाती गुहा के तल पर मौजूद होता है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौतों के सामान्य कारणों में से एक है।